नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 स्पेशल बुलेटिन। आपके साथ मैं हूं शिप्रा झा और बुलेटिन में सबसे पहले खबर आपको दिखाते हैं। भोपाल में जमीयत उलेमाए हिंद की गवर्निंग बॉडी काउंसलिंग की मीटिंग में मौलाना महमूद मदनी ने सुप्रीम कोर्ट पर गंभीर सवाल उठाए हैं। मदनी ने कहा कि अदालतें सरकार के दबाव में काम कर रही है। मदनी ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट उसी समय सुप्रीम कहलाने का हकदार है जब वो संविधान की पाबंदी करे। मदनी ने कहा कि जब जब जुल्म होगा तब तब जिहाद होगा। मदनी के बयान पर सियासी बवाल मच गया है। के बाद ये तासुर आम हो रहा है कि अदालतें हुकूमतों के दबाव में काम कर रही हैं। सुप्रीम कोर्ट उस वक्त तक ही सुप्रीम कोर्ट कहलाने का, उस वक्त तक ही सुप्रीम कहलाने का मुस्तहिक है जब तक आईन की पाबंदी करे। मुर्दा कौमें मुश्किलात में मुब्तला नहीं होती, वो तो सरेंडर कर देती हैं। वो कहेंगे वंदे मातरम पढ़ो तो पढ़ना शुरू कर देंगे। ये पहचान होगी मुर्दा कौम होने की। और अगर जिंदा कौम है तो फिर हौसला बुलंद करना पड़ेगा। जब जब जुल्म होगा तब तब जिहाद होगा। ये तकरीर नहीं है, ये समाज में खींची जा रही नफरत की लकीर है। ये महज एक या दो बयान नहीं है, ये मौलाना का वो प्लान है जिसके जरिए मुसलमानों को भड़काया जा रहा है। साजिश की आग लगाई जा रही है। किस जुल्म और जिहाद की बात कर रहे हैं मौलाना साहब, किस बुज़दिली की बात कर रहे हैं और किस हक से सुप्रीम कोर्ट पर सवाल उठा रहे हैं जमीयत उलेमाए हिंद के अध्यक्ष मौलाना मदनी। जरा सुनिए भोपाल में मौलाना मदनी के जहरीले बोल। गुज़िश्ता कुछ अरसे से बिलखुसूस बाबरी मस्जिद, तलाक सलासा जैसे बहुत से मसलों पर फैसले के बाद यह तासुर आम हो रहा है कि अदालतें हुकूमतों के दबाव में काम कर रही हैं। अक़लियतों के आईनी हुकूक और दस्तूर के बाद बुनियादी उसूलों की तशरीह की ऐसी मिसालें सामने आई हैं जिन्होंने अदालतों के किरदार पर सवालिया निशान लगा दिया है। मौजूदा वक्त में इबादत गाह एक्ट को नजरअंदाज करते हुए ज्ञानवापी और मथुरा के मुकदमात को काबिल समाअत करार देने का फैसला भी उसकी एक वाज़ेह मिसाल है। याद रखिए, सुप्रीम कोर्ट उस वक्त तक ही सुप्रीम कहलाने का मुस्तहिक है जब तक आईन की पाबंदी करे, कानून के हुकूक का ख्याल रखे। अगर ऐसा न करे तो वो इखलाकी तौर पर भी सुप्रीम कहलाने का हकदार नहीं है। जब जब जुल्म होगा तब तब जिहाद होगा। मैं इसको दोबारा कहता हूं, जब जब जुल्म होगा तब तब जिहाद होगा। मुर्दा कौमें मुश्किलात में मुब्तला नहीं होती, वो तो सरेंडर कर देती हैं। वो कहेंगे वंदे मातरम पढ़ो तो पढ़ना शुरू कर देंगे। तो ये पहचान होगी मुर्दा कौम होने की। और अगर जिंदा कौम है तो फिर हौसला बुलंद करना पड़ेगा, हालात का मुकाबला करना पड़ेगा। मौलाना मदनी ने सीधे तौर पर मुसलमानों को भड़काने वाला बयान दिया है, लिहाजा मौलाना मदनी पर पलटवार के शब्द बाण भी छोड़े जा चुके हैं। असद मदनी, ये जो तुम्हारा मद था, घमंड था, इसको थोड़ा तोड़ दो। अपराधियों का साथ दोगे और न्यायपालिका से क्या न्याय चाहोगे? क्या अपराधियों को बचाएं? क्या आतंकवादियों के फेवर में न्याय दें? मदनी, होश में रहो। हिंदुस्तान में बाबा साहब अंबेडकर का कानून करता है और भारत का ही न्यायालय एकमात्र ऐसा न्यायालय है विश्व के अंदर जिसके न्याय पर आज दिनांक तक कोई सवाल खड़ा नहीं किया गया। ये शरिया की दुकान है, ये संविधान का नहीं करते हैं सम्मान, इसीलिए वक्फ के नाम पर भड़काते हैं, सीए के नाम पर भड़काते हैं, एसआईआर के नाम पर भड़काते हैं। ये भड़काते हैं और दंगे भी लगाते हैं और संवैधानिक संस्थाओं पर हमला भी बोलते हैं। जिस प्रकार से भाषण दिया है वह न केवल भड़काऊ है अपितु देश को विभाजन की ओर लेने की उनकी कुचेष्टा है। धर्मगुरुओं का काम होता है समाज में धर्म का प्रचार करना, न कि धर्म की आड़ में अपने समाज के लिए लोगों को भड़काना। मौलाना मदनी ने भोपाल में भड़काऊ तकरीर तो दे दी, लेकिन बताएं जरा मौलाना साहब, कौन सा जुल्म हुआ है मुसलमानों पर? जुल्म होता तो क्या देश में मुसलमानों की आबादी बढ़ती?
बताए जरा मौलाना, क्या वंदे मातरम कहना बुज़दिली का प्रतीक है? क्या सीना ठोक कर वंदे मातरम बोलने वाले क्रांतिकारी अशफाक उल्लाह खां, शहीद वीर अब्दुल हमीद और पूर्व राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम जैसे भारत मां के सपूत बुज़दिल थे? बताए जरा मौलाना साहब, सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा कौन सा फैसला दे दिया जिससे मुसलमानों का हक छिन गया? ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। बिहार चुनाव के नतीजे के बाद आरजेडी कांग्रेस में जबरदस्त तकरार शुरू हो गई है। आरजेडी प्रदेश अध्यक्ष मंगनी लाल मंडल ने कहा है कि कांग्रेस जो वोट कांग्रेस को मिले हैं वो आरजेडी के कारण मिले हैं। मंगनी लाल मंडल के बयान पर कांग्रेस प्रवक्ता असितनाथ तिवारी ने गठबंधन धर्म निभाने की नसीहत दी है। वहीं एनडीए के नेता आरजेडी कांग्रेस की जुबानी जंग पर तंज कस रहे हैं। वोट जितना उनको मिला है, राष्ट्रीय जनता दल का वोट मिला है। अगर हमारी कोई राजनीतिक ताकत नहीं होती तो कोई हमसे गठबंधन करता ही क्यों? चुनाव में हार के बाद महागठबंधन के अंदर का मतभेद दरार का रूप लेता दिख रहा है। आरजेडी और कांग्रेस में जबरदस्त आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो गया है। कांग्रेस के अंदर तो एकला चलो की चर्चा तक भी होने लगी है। मेरा तो मानना है कि जनता चाहती है अलग लड़ना, लेकिन यह निर्णय हमारे आदरणीय खड़गे साहब राहुल गांधी जी लेंगे। तो वहीं आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष मंगनी लाल मंडल ने कह दिया कि कांग्रेस को जो भी वोट मिले वो आरजेडी के कारण ही मिले। मंगनी लाल ने कांग्रेस पर ऐसा क्यों कहा, दोनों दलों के बीच जुबानी जंग क्यों तेज हुई, वो भी बताएंगे। पहले सुन लीजिए मंगनी लाल मंडल ने क्या कहा। वोट जितना उनको मिला है, राष्ट्रीय जनता दल का वोट मिला है। जो वोट और अतिरिक्त मिला है वो राष्ट्रीय जनता दल के कारण मिला है। आरजेडी प्रदेश अध्यक्ष के बयान पर कांग्रेस की ओर से प्रवक्ता असितनाथ तिवारी ने पलटवार करने में तनिक भी देर नहीं की। क्या कहा, उन्हीं की जुबानी सुनिए। गठबंधन के सहयोगी दलों को एक दूसरे का सम्मान करना चाहिए। जिनको ये नहीं आता है उन्हें गठबंधन धर्म का मतलब समझ नहीं आता। आरजेडी कांग्रेस में टकराव हो और एनडीए के नेता तंज न कसें, ऐसा कैसे हो सकता है? राजद और कांग्रेस में सब कुछ ठीक नहीं है। चुनाव के पहले भी गड़बड़ था, अभी भी गड़बड़ है। बीजेपी जेडीयू के नेताओं ने एक सुर में कहा कि बेमेल गठबंधन का यही हश्र होता है। जैसे पानी और तेल का है ना संबंध, उसी तरह का दोनों का कांग्रेस और आरजेडी का संबंध है। बिहार चुनाव के नतीजे के बाद तेज हुई आरजेडी कांग्रेस की तकरार कहां तक जाती है ये तो वक्त बताएगा। लेकिन ये फसाद तब शुरू हुआ जब कांग्रेस नेताओं ने अपनी समीक्षा बैठक के दौरान आरजेडी पर कांग्रेस के उम्मीदवारों को हरवाने का आरोप लगाया था, जिस पर मंगनी लाल मंडल ने पलटवार किया और बात बढ़ते बढ़ते यहां तक पहुंच गई। सवाल है कि क्या महागठबंधन से अलग हुई दुनिया बसाएगी कांग्रेस? न्यूज़ 18 के लिए पटना से संवाददाता रवि एस नारायण, आनंद अमृतराज और दिल्ली से रिपोर्टर रवि सिसोदिया के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। पटना में तेजस्वी यादव की अध्यक्षता में महागठबंधन की बैठक हुई। बैठक में हार पर मंथन और नए विधानमंडल के सत्र को लेकर रणनीति पर चर्चा हुई। तेजस्वी यादव ने महागठबंधन में जोश भरते हुए अपराध और भ्रष्टाचार को लेकर सरकार के खिलाफ हल्ला बोलने को कहा, तो एनडीए ने तेजस्वी यादव की रणनीति पर तंज कसा है। ये रिपोर्ट देखिए। विधानसभा चुनाव में करारी हार के बाद महागठबंधन सदमे में है। दूसरी तरफ 1 दिसंबर से बिहार विधानमंडल का नया सत्र शुरू होने जा रहा है। ऐसे में शनिवार को तेजस्वी यादव के आवास पर सियासी गहमागहमी रही। तेजस्वी के आवास पर महागठबंधन की बैठक में विधानसभा सत्र में विपक्ष की रणनीति पर मंथन किया गया। बैठक में तेजस्वी यादव ने सभी से एकजुट होकर सरकार के खिलाफ सदन में हल्ला बोलने को कहा। महागठबंधन सदन में अपराध और भ्रष्टाचार पर सरकार को घेरने की तैयारी में है। रणनीति बनी है, हम लोग को वहाँ रहना है और जब तक सत्र चलेगा हम लोग साथ रहेंगे और सरकार के गलत नीतियों के खिलाफ में हम आवाज उठाते रहेंगे। रचनात्मक विपक्ष की भूमिका का निर्वहन करेंगे। इंडिया गठबंधन के जो जितने एमएलए थे उनकी बैठक हुई और सशक्त विपक्ष की जो हस्तक्षेप होती है, संख्या जितना भी कम हो, बात को कैसे रखते हैं वो संगठित तौर पर रखने की बातचीत हुई है।
चुनाव में हार के बाद विपक्ष के हौसले पस्त हैं। तेजस्वी यादव ने महागठबंधन के विधायकों में जोश जरूर भरा है, लेकिन महागठबंधन की रणनीति और कूटनीति पर एनडीए खूब तंज कस रहा है। नेता प्रतिपक्ष के दावेदार तेजस्वी यादव को जब जनता ने औंधे मुंह गिरा दिया है, तब भ्रष्टाचार के खिलाफ सदन में हल्ला करने की नसीहत अपने विधायक को देकर आखिर वह कैसा संदेश देना चाहते हैं? वह तो खुद ही अब जमानत पर है। बिहार के जनता ने जनादेश दे दिया है एनडीए के पक्ष में, लेकिन तेजस्वी यादव जी आज तक बिहार के जनता का जनादेश का सम्मान तक नहीं किया मीडिया के सामने आकर। बिहार विधानमंडल के शीतकालीन सत्र को लेकर तैयारियां तेज है। 18वीं विधानसभा का ये पहला सत्र होगा। सत्र में नवनिर्वाचित विधायकों को शपथ दिलाई जाएगी। साथ ही नीतीश सरकार अपना रोड मैप भी बताएगी। विधानमंडल के शीतकालीन सत्र को लेकर एनडीए के हौसले बुलंद हैं, तो विपक्ष हार के बाद रणनीति पर मंथन कर रहा है। न्यूज़ 18 के लिए पटना से रवि एस नारायण की रिपोर्ट। पटना के महुआ बाग इलाके में बन रहा लालू प्रसाद का आलीशान बंगला एक बार फिर चर्चा में है। आखिर क्यों अचानक लालू प्रसाद के निजी बंगले को लेकर चर्चा तेज हो गई है, जानने के लिए ये रिपोर्ट देखिए। राबड़ी देवी को 10 सर्कुलर रोड वाला सरकारी आवास खाली करने का नोटिस दे दिया गया है और विधान परिषद में नेता प्रतिपक्ष की हैसियत से 39 हार्डिंग रोड का बंगला अलॉट भी कर दिया गया है। इसके बाद से बिहार में नई बहस छिड़ गई है। लेकिन 10 सर्कुलर रोड खाली करने के पहले बिहार के सियासी गलियारे में कुछ सवाल तैर रहे हैं। सवाल ये कि क्या 10 सर्कुलर रोड का बंगला खाली करेंगी राबड़ी देवी? क्या 10 सर्कुलर रोड से 39 हार्डिंग रोड बंगले में शिफ्ट होगा लालू परिवार? इन सवालों के बीच आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद का बन रहा आलीशान निजी बंगला भी चर्चा में आ गया है और उसकी एक्सक्लूसिव तस्वीरें जो हैं वो हम आपको दिखा रहे हैं। ये दानापुर अंचल का महुआ बाग का इलाका है। पटना के महुआ बाग में बन रहे बंगले की तस्वीर देखिए। ये घर पिछले 1.5 साल से तैयार हो रहा है। देख रहे हैं और यहीं से ठीक आगे अगर आप देखेंगे तो जो सामने जो आवास दिखाई पड़ रहा है, जो निर्माण हो रहा है, ये लालू प्रसाद यादव का जो घर है वो है। भव्य तरीके से यह मकान तैयार हो रहा है, जिसमें 7 से 8 बड़े कमरे हैं, स्टाफ क्वार्टर है, गार्डन एरिया के साथ मीटिंग हॉल और कार्यकर्ताओं के साथ बैठक करने की बड़ी सी जगह भी है। पूजा घर और चारों तरफ 15 फीट ऊंचा बाउंड्री तैयार किया गया है, जिसका निर्माण कार्य खुद लालू प्रसाद मॉनिटर करते हैं। लालू प्रसाद यादव जो है वो खुद यहाँ पे इस मकान को देखने के लिए पहुंचे हैं और ये सबसे एक्सक्लूसिव तस्वीर जो है वो हम आपको दिखा रहे हैं कि ये आप जरा देखिए कि यहाँ पे आपको दिखाएं कि लालू प्रसाद यादव जो है वो यहाँ पे पहुंचे हैं अपने आवास को देखने के लिए। राबड़ी देवी को 10 सर्कुलर रोड वाला आवास खाली करने का नोटिस मिलने के बाद कयासबाजी तेज हो गई है कि लालू परिवार 39 हार्डिंग रोड में शिफ्ट होने की बजाय अपने महुआ बाग वाले बंगले में शिफ्ट हो सकता है। न्यूज़ 18 के लिए पटना से रवि एस नारायण के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। बिहार में शहर शहर बुलडोजर का एक्शन जारी है। कानून तोड़ने वालों पर पीले पंजा कहर बरपा रहा है। बुलडोजर चलाकर सरकार अतिक्रमणकारियों को साफ संदेश दे रही है, अब भी मौका है, सुधर जाओ। बिहार में नई सरकार आने के बाद बुलडोजर एक्शन जारी है। कानून तोड़ने वालों पर करारा प्रहार किया जा रहा है। अतिक्रमण हटाने की बड़ी मुहिम चल रही है। राजधानी पटना की ये तस्वीरें देखिए। बोरिंग रोड में बुलडोजर कैसे सीना ताने खड़ा है। अतिक्रमण पर पीले पंजे के प्रहार के बाद अब हड़कंप मचा हुआ है। मुजफ्फरपुर शहर में बीते कई दिनों से बुलडोजर एक्शन जारी है। अतिक्रमण के खिलाफ लगातार अभियान के बाद शनिवार को लोगों का गुस्सा भड़क उठा। लोगों ने बुलडोजर के चक्के की हवा निकाल दी, ड्राइवर की पिटाई की और शीशे भी तोड़ दिए। हालात बिगड़ता देख पुलिस की टीम ने मोर्चा संभाला और दोबारा अतिक्रमण हटाने का अभियान शुरू हो गया। देखिए, अतिक्रमण बहुत पुराना अतिक्रमण है तो थोड़ा बहुत विरोध तो होता ही है, ये एक्सपेक्टेड होता है, बट ये कंटिन्यू चलते रहेगा।
अब जरा सीतामढ़ी की तस्वीरें देख लीजिए, किस तरह से बुलडोजर अपना मुंह खोले अतिक्रमण पर वार कर रहा है। बुलडोजर एक्शन मोड में है और अतिक्रमणकारियों में हड़कंप मचा हुआ है। मकान, सड़क किनारे लगे दुकान को पलक झपकते ही बुलडोजर तबाह कर दे रहे हैं। बुलडोजर ने अवैध निर्माण को धराशायी कर दिया। बुलडोजर के प्रहार से अतिक्रमणकारियों के हौसले पस्त हो चुके हैं। आरा शहर में भी कुछ ऐसी ही तस्वीरें दिखी। शहर को जाम से निजात दिलाने के लिए बुलडोजर एक्शन मोड में आ चुका है। भारी संख्या में पुलिस जवान के साथ शहर के गोपाली चौक से लेकर रामगढ़िया तक अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया गया। वैशाली में भी इंक्रोचमेंट ड्राइव चलाई जा रही है। शहर के जौहरी बाजार, त्रिमूर्ति चौक से लेकर रामाशीष चौक तक अभियान चलाया गया। सड़क किनारे बने अवैध दुकानों को बुलडोजर ने अपना शिकार बनाया। बोधगया में भी अंतर्राष्ट्रीय त्रिपिटक पूजा से पहले अतिक्रमण पर बुलडोजर ने कहर बरपाया। यहां देश विदेश से करीब 20,000 से ज्यादा तीर्थयात्री बोधगया पहुंचने वाले हैं। ऐसे में भीड़ और यातायात व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए अतिक्रमण हटाने का बड़ा अभियान चलाया जा रहा है। बिहार में शहर शहर बुलडोजर का एक्शन जारी है। अतिक्रमणकारियों और कानून तोड़ने वालों को सरकार बख्शने के मूड में नहीं है। हर शहर में बुलडोजर सीना ताने अतिक्रमणकारियों पर ताबड़तोड़ वार कर रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। ईडी की जांच में अल-फलाह ट्रस्ट का एक और कारनामा सामने आया है। दिल्ली के मदनपुर खादर में मृतक लोगों के नाम पर फर्जी दस्तावेज तैयार कर जमीन हड़पी। ट्रस्ट के चेयरमैन जवाद सिद्दीकी के खिलाफ नई एफआईआर दर्ज की गई है। ये रिपोर्ट। अल फलाह यूनिवर्सिटी का घोटाला कांड। ईडी के हाथ लगे फर्जीवाड़े के चौंकाने वाले सबूत। मरे लोगों के नाम पर जमीन का सौदा। ईडी की जांच में जो पहली और सबसे चौंकाने वाली बात सामने आई है वो है फर्जी जनरल पावर ऑफ अटॉर्नी का इस्तेमाल। ईडी को जांच में पता चला है कि मदनपुर खादर की खसरा नंबर 792 वाली जमीन पहले से ही विवादों में थी। लेकिन सबसे बड़ा खुलासा तब हुआ जब कागजों पर दस्तखत चेक किए गए। जिन लोगों के नाम पर जनरल पावर ऑफ अटॉर्नी दिखाई गई थी उनमें से कई लोग दशकों पहले मर चुके थे। जैसे नथू की मौत 1972 में हुई थी, हरबंस सिंह 1991 में, हरकेश 1993 में और 1998 में शिवदयाल और जयराम भी गुजर चुके थे। इसके बावजूद जीपीए पर 7 जनवरी 2004 की तारीख डालकर दिखाया गया कि इन मृतक लोगों ने अपनी जमीन बेचने की अनुमति दी। यही फर्जी दस्तावेज आगे चलकर जमीन ट्रांसफर में इस्तेमाल किए गए। ईडी के मुताबिक ये पूरा ऑपरेशन बेहद प्लानिंग के साथ किया गया ताकि दिल्ली के मदनपुर खादर की कीमती जमीन को हड़पा जा सके। जांच में पता चला कि फर्जी जीपीए बनने के 9 साल बाद 27 जून 2013 को इस जमीन पर एक रजिस्टर्ड सेल डीड तैयार की गई। कागजों में जमीन की कीमत 75 लाख रुपए दिखाई गई और खरीदने वाली संस्था के तौर पर तरबिया एजुकेशन फाउंडेशन का नाम दर्ज हुआ। फर्जी जीपीए विनोद कुमार नाम के व्यक्ति के नाम पर तैयार की गई। दिखाया गया कि मृतक लोगों ने विनोद को अपनी जमीन बेचने की इजाजत दी है। इसके बाद विनोद ने वही जमीन आगे तरबिया एजुकेशन फाउंडेशन को बेच दी। ये वही फाउंडेशन है जो अल फलाह यूनिवर्सिटी से जुड़ी हुई और जिसके संचालक जावेद अहमद सिद्दीकी और उनका परिवार है। ईडी के मुताबिक ये पूरा ट्रांजैक्शन शुरुआत से आखिर तक फर्जी है। न दस्तखत असली थे, न जीपीए वैध थी और न ही जमीन बेचने की अनुमति। सब कुछ झूठे कागजों पर खड़ा था। ईडी ने अपनी जांच में साफ कहा है इस घोटाले का आखिरी लाभार्थी तरबिया एजुकेशन फाउंडेशन है।
जमीन आखिरकार किसी फाउंडेशन के नाम पर दर्ज हुई। अब ईडी इस केस में फर्जी दस्तावेज बनाने वालों, जीपीए तैयार कराने वाले दलालों, सेल डीड कराने वाले लोगों और इस पूरी जालसाजी का फायदा उठाने वालों के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग और धोखाधड़ी के तहत कार्रवाई कर रही है। लेकिन सबसे अहम सवाल ये कि क्या ये केवल एक जमीन का मामला है या इससे जुड़े और भी सौदे हैं? जांच एजेंसियां कह रही हैं ये तो सिर्फ शुरुआत है, आगे खुलासे होने बाकी हैं। और अब बात करते हैं चोरों के आतंक की। जमशेदपुर के जुगसलाई में चोरों ने फिल्मी स्टाइल में दिनदहाड़े दुकान में चोरी की। 10 से 12 लाख के कीमती रत्न लेकर फरार हो गए। पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है, जिसमें चोर रत्न लेकर भागता दिख रहा है। ये रिपोर्ट देखिए। अगर आप भी जमशेदपुर में रहते हैं तो सावधान हो जाइए, क्योंकि यहाँ चोरों का आतंक इस कदर बढ़ गया है कि दिनदहाड़े चोरी की घटना को अंजाम दे रहे हैं। जी हां, जमशेदपुर के जुगसलाई थाना क्षेत्र के व्यस्तम बाटा चौक पर उस समय हड़कंप मच गया जब जेम्स हाउस नामक आभूषण रत्न दुकान में एक शातिर युवक ने फिल्मी अंदाज में लाखों की कीमती रत्नों पर हाथ साफ कर लिया। चोर दुकान में ऐसे दाखिल हुआ जैसे किसी खरीदार की तरह सामान देखने आया हो, लेकिन मौका मिलते ही उसने शोकेस खोलकर पोखराज, नीलम, मोती समेत अन्य कीमती पत्थर झपट लिए और देखते देखते मौके से फरार हो गया। चोरी किए गए रत्नों की अनुमानित कीमत करीब 10 से 12 लाख रुपए बताई जा रही है। मैं वापस आया हूँ, रिटर्न आया हूँ, तो मेरा देखा कि लॉक मेरा टूटा पड़ा है और मेरा पेटी अलमारी, छोटी अलमारी सही तोड़ के उसको पूरा। क्या क्या चोरी हुआ है? पूरा पेटी है, उसके अंदर पत्थर जौहरात में पत्थर है, स्टोन है। कितना मूल्य? 10 से 12 लाख रुपए है। घटना के बाद पूरे बाजार में अफरा तफरी मच गई। दुकानदारों में भारी रोष देखा गया और उन्होंने सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए। सूचना मिलते ही जुगसलाई थाना पुलिस मौके पर पहुंची। हालांकि व्यापारियों के विरोध का सामना भी करना पड़ा। वहीं सीसीटीवी फुटेज के आधार पर पुलिस आरोपी की पहचान में जुट गई है। पुलिस इस मामले को गंभीरता से लेते हुए हर एंगल से जांच कर रही है। लगातार बढ़ रही चोरों की घटनाओं से व्यापारियों में दहशत का माहौल है। दरअसल आए दिन चोर बेखौफ होकर चोरी की घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं, जिससे राज्य में हर रोज चोरी की घटना से सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल उठ रहे हैं। न्यूज़ 18 के लिए जमशेदपुर से आशीष तिवारी की रिपोर्ट। और इसी के साथ इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।